आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित गरवा में। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राजनीति और संविधान स्पेशल MCQ फॉर ऑल एग्जाम। मेरा नाम तो आपको पता ही है, अमित गरवा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है इसमें, पहले तो ये समझो। यानी हाउस सदन, कोई भी सदन होता है उससे विशेष बहुमत का मतलब क्या है, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बिल 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बिल। साधारण बिल क्या होता है? ये एक नॉर्मल बिल होता है, नॉर्मल बिल। उसके बाद धन विधेयक बिल, जो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में होता है, धन विधेयक बिल। और वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में होता है। आर्टिकल 117 में। और जितने भी धन विधेयक बिल होते हैं सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल, मनी बिल नहीं होते। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यानी जितने भी धन विधेयक बिल होते हैं वो सारे वित्त विधेयक बिल होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल सारे मनी बिल नहीं होते। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? अनुच्छेद 368 में, 368 अनुच्छेद 368 में, जो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। और कहाँ से लिया गया ये? हमने संविधान संशोधन बिल साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। और अब कर लेते हैं यानी धन विधेयक की बात, यानी मनी बिल की बात। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल की अवधि याद रखो पहले तो 14 दिन, यानी जो भी मनी बिल की अवधि होती है वो 14 दिन होती है। और मनी बिल मान लो, लोग सारी पावर किसकी होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती। मान लो मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा 14 दिन अपने पास रख के बैठ जाती है, तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। और कुछ बदलाव चाहती है राज्यसभा, मान लो मनी बिल में, कि भाई ये बदलाव करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है लोकसभा माने या ना माने, वो लोकसभा की मर्जी होती है। और एक बिल में क्या क्या होता है, क्या लिखा होता है? टैक्स घटाया, बढ़ाया, लोन, इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये लिखा होता है। बिल क्या होता है? एक प्रपोजल। एक बिल क्या होता है? प्रपोजल। तो इसका राइट आंसर संविधान संशोधन विधेयक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाबी भाषा का उल्लेख भारत की संविधान की अनुसूची में किया गया। पंजाबी भाषा का उल्लेख भारत की संविधान की अनुसूची में किया गया। ये शेड्यूल क्या होते हैं, यानी अनुसूचियाँ क्या होती हैं? गवर्नेंस GOVERNANCE, यानी सुशासन, हिंदी में बोलें तो सुशासन। और भाषा, हमारे शेड्यूल पहले कितने थे? अनुसूची 8 थी और अब कितने हो गए? 12। पहले अनुसूची 8 थी, अब शेड्यूल है हमारे 12। और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। पहले भाषाएं 14 थी और अब कितने हो गई? 22। भाषा पहले 14 थी, अब
22 हो गई, भाषा 14 से 22। और लास्ट में कौन सी ऐड हुई थी भाषा 14 से 22 में? 14 से 22 में लास्ट में 4 भाषाएं ऐड की गई थी। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। भाषा पहली 14 से 22 हुई और लास्ट में जो 4 ऐड करी गई वो कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये 4 भाषाएं लास्ट में ऐड करी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। पहले हमारी 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं, लास्ट में 4 ऐड की गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बता देता हूँ आपको अनुसूची, शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ, शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में यूनियन व स्टेट। सेकंड में लिखा हुआ है सैलरी। थर्ड शेड्यूल में ओथ यानी शपथ। और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट, राज्यसभा सीट्स। फोर्थ में राज्यसभा की सीट। और फिफ्थ में लिखा है शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। और 6 में भी शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये कौन कौन से राज्य के बारे में लिखा हुआ है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और शेड्यूल 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? लिस्ट। और 8वीं अनुसूची में आपको पता ही है भाषा। और 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म यानी जिसे बोलते हैं जमींदारी प्रथा। लैंड रिफॉर्म, जमींदारी प्रथा, जिसके लिए पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उसके बाद 10th शेड्यूल की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून। और इसको एक अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 हुई थी। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे 10th शेड्यूल की यानी 10वीं सूची की, एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें संविधान संशोधन किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दल बदल के विरुद्ध कानून को एक अमेंडमेंट और हुई थी 51वां संविधान संशोधन 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 73वां संविधान संशोधन 1992, जो लागू हुआ था 1993 में, यानी इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। और पंचायत कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है? 29 सब्जेक्ट पर। पहली पंचायत थी नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। अगर पूछें फुली राज्य, पहली तो नागौर हो गई राजस्थान में। और फुल राज्य में पूछें, फुली स्टेट में कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश। फुली राज्य में आंध्र प्रदेश थी।
वैसे राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था पहला पंचायत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 12वें शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, म्यूनसिपैलिटी नगर निगम, जिसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1993 में। और म्यूनसिपैलिटी कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, 18 सब्जेक्ट पर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी। पहले में क्या था, यूनियन स्टेट, सेकंड शेड्यूल में सैलरी, थर्ड में ओथ स्पत, फोर्थ में राज्यसभा सीट, फिफ्थ में क्या था, शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, और सिक्स्थ में भी शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कितने कितने राज्यों के लिए था, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और सेवंथ में लिस्ट, एट्थ में क्या थी, लैंग्वेजेज, नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11th में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 12th में म्यूनसिपैलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पर असहमति के मामले में, संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पर असहमति के मामले में, तो देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा, यानी कोई भी बिल राज्यसभा लोकसभा को भेज देती है, फिर लोकसभा राज्यसभा को, और राज्यसभा लोकसभा को, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक बिल की दो डेडलाइन है, यानी 6 महीने, 6 मंथ, एक 6 महीने के बाद उस बिल को क्या बोल देते हैं, डेडलॉक, यानी डेडलॉक हो जाता है 6 महीनों के बाद। और जो एक बिल है उसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों सदनों को समन करता है। समन का मतलब है यहाँ बुलाता है दोनों सदनों को, लोकसभा व राज्यसभा को, दोनों सदनों को बुलाता है, समन करता है। तो ये क्या हो गई, एक जॉइंट सीटिंग, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग जो लिखी हुई है, जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग। और जो जॉइंट सीटिंग का इसका चेयरपर्सन कौन होता है, जॉइंट सीटिंग का चेयरपर्सन कौन होता है, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। चेयरपर्सन कौन होता है, लोकसभा स्पीकर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। अब स्थिति को हल करने के लिए एक विशेष संसदीय समिति बनाई जाती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, नहीं, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति ने निर्णायक मत दिया, ये भी नहीं है। सांसद लिख दिया यहाँ, कोई बात नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्को क्रिमिनल एक्ट से संबंधित है, पोस्को क्रिमिनल एक्ट से संबंधित है। पहले तो ये समझो ये पोस्को होता क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज। और ये पोक्सो एक्ट कब आया था, पोक्सो एक्ट कब आया था 2012 में। पोक्सो एक्ट कब आया था, ये 2012 में। तो किससे संबंधित है ये, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन
उत्पीड़न नहीं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, हाँ ये सही है। और ये तो कुछ है ही नहीं, काले धन को वैध बनाना, नोरकोटिक्स ड्रग्स की तस्करी नहीं, ये भी नहीं है। तो 2000 पॉस्को एक्ट के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये 2012 में आया था और बच्चों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ बच्चों के बारे में। राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन यानी बच्चों के खिलाफ जो 23 से 24 आर्टिकल है, राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन 23 से 24, 23 में लिखा हुआ आर्टिकल 23 में बच्चों से भीख या हम बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं, जो काम उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं वो काम नहीं करवा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 यानी राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन 23 से 24। और इनके लिए याद रखो एक वो थे 86वां बोल रहा हूँ सॉरी 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। 11वें मौलिक अधिकार में कहा गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। और 21 में क्या बोला गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। राइट ऑफ एजुकेशन। और अनुच्छेद 45 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 45 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या बताता है कि 11वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। और अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। और अनुच्छेद 45 बताता है 0 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित है, गिरफ्तार करना, पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस सुधार या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। तो प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किससे संबंधित है, पुलिस सुधार। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क कर देना है। प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संबंधित पुलिस सुधार के लिए है, ऑप्शन सी। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी वाक्यांश एमिकस क्यूरिया का वर्णन करता है। खरीदारों को, पहले तो ये समझो ये एमिकस क्यूरिया है क्या। मान लो आपके पास कोई सबूत है और जो कोर्ट का निर्णय चेंज कर सकता है। ऐसा कोई आपके पास सबूत है जो कोई भी निर्णय है वो चेंज कर सकता है कोर्ट का, तो उसको बोलते हैं एमिकस क्यूरिया। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, अपनी जोखिमों पर, किस आधार पर, तो कोर्ट का मित्र। क्या हुआ, आप एक कोर्ट के मित्र हुए क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो किसी केस में उस निर्णय को चेंज कर सकता है। तो एमिकस क्यूरिया का मतलब क्या हुआ, कोर्ट के मित्र। बस इतना ही याद रखना है इसमें आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली डैश में विकसित की गई, यानी ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन की, जो वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट है ये किस देश की है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या अमेरिका। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। इसमें वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी मंत्री परिषद होती है, वो कलेक्टिवली
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है इसके प्रति, लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा को जवाबदेही होती है, ये है इसमें। और जो क्या क्या लिया गया है हमने यूके से, यूके से हमने क्या क्या लिया गया है, यूके से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ लिया है यूके से। और सिंगल सिटीजनशिप ली है यूके से, रिट वर्ड लिया है, यानी यूनाइटेड किंगडम से रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, रिट वर्ड लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जॉइंट सीटिंग जो 108 में आती है ऑस्ट्रेलिया से, जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग ली है। और यूएस से यानी अमेरिका से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और क्या क्या लिया है हमने, और महाभियोग अमेरिका से, महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसे इंग्लिश में बोले तो इम्पीचमेंट, 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 जुडिशल रिव्यू अमेरिका से लिए गए हैं ये सारे, जुडिशल रिव्यू, प्रियम्बल, प्रियम्बल। और क्या क्या लिया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिए गए हैं अमेरिका से, अमेरिका से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भगवान के नाम पर सरकारी पुजारी किस रूप में शासन करते हैं, फासिस्टवाद, राजतंत्र, धर्मतंत्र या कुलीन तंत्र, या कुलीन तंत्र। देखो पहले समझा देता हूँ आपको। फासिस्टवाद में क्या होती है, कोई भी वन पार्टी, किसी देश में वन पार्टी होती है, एक पार्टी होती है, उसे हम बोलते हैं फासिस्टवाद। और राजतंत्र में, राजतंत्र में सिंगल, कोई भी सिंगल बंदा, सिंगल बंदा मतलब एक प्रकार का तानाशाही मान लो, सिंगल बंदा कोई भी राज करता है वो। और धर्मतंत्र, धर्मतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुलीन तंत्र में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल होता है इसमें कुलीन तंत्र में। बस भगवान के नाम पर सरकारी पुजारी आपको याद रखना है, धर्मतंत्र यानी थियोक्रेसी, इंग्लिश में भी याद रख लो, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी बोलते हैं इसको, धर्मतंत्र को इंग्लिश में। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं पहले। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति जिसमें 7 लोग थे, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा कब बननी शुरू हुआ था, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को। और 379 लोग थे। और जवाहरलाल नेहरू, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन थे, यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। और सचिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट,
सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और उसके बाद ये तो क्या थे, अस्थाई थे, क्या थे ये तो अस्थाई थे। उसके बाद परमानेंट किसको बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बना दिया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करते हैं। एक तो इनका न्यूज़पेपर याद रखो, मुकनायक। और भीमराव अंबेडकर जी ने जहाँ बौद्ध धर्म अपनाया था वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, दीक्षा भूमि। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं हम, चैत्य भूमि। याद रखना, जहाँ बौद्ध धर्म को अपनाया था नागपुर में, महाराष्ट्र में, उसको बोलते हैं दीक्षा भूमि। और जो समाधि स्थल है उसको बोलते हैं चैत्य भूमि। और इनका न्यूज़पेपर है भीमराव अंबेडकर जी का मुकनायक। और जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक कौन सी है, ये तो आपको पता ही है सबको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। और राजेंद्र प्रसाद जी की बुक कौन सी है, इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है, डाइल, यूनान या सोरा। तो इसका राइट आंसर लगभग सभी दे दोगे आप। तो डाइट किस संसद का नाम है, जापान की। और जो डाइल है ये किसकी देश की है, आयरलैंड की। आयरलैंड की संसद का नाम क्या है, डाइल। और यूनान पहले चाइना की थी लेकिन अब किसकी है, ताइवान की है। ताइवान की संसद का क्या नाम है, यूनान। और सोरा मोस्टली जो इस्लामिक स्टेट हैं उनकी है, मोस्टली जो इस्लामिक स्टेट हैं, जो यानी ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, उनकी है सोरा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।